And on the back of the big win in Bihar, the BJP's Bihar in charge, the rising Bhupendra Yadav spoke to India Today news director Rahul Kanwal on the BJP's Bihar poll success. Listen in. To help us analyze the results in Bihar, we are joined by the BJP's all-powerful General Secretary for the state of Bihar, the man who led the BJP campaign in the state, Bhupendra Yadav joins us. Bhupendra ji, welcome to India Today. I want to start by asking you about a mid-course turnaround in the fortunes of this Bihar election. जब पहला चरण का मतदान हुआ और उसके बाद जो नतीजे भी आए वो दिखाते हैं कि बीजेपी ने अच्छा नहीं किया. बीजेपी का स्ट्राइक रेट फर्स्ट फेज में केवल 31% था. सेकेंड फेज आते आते आपने थोड़ा गियर बढ़ाया और आप 54% स्ट्राइक रेट पे आ गए. थर्ड फेज आते आते आप 67% स्ट्राइक रेट पे आ गए. अमूमन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता. एक बार जब डायरेक्शन बनती है तो चुनाव उसी डायरेक्शन में जाता है. तो ये जो मिड कोर्स आपने बिहार का चुनाव की जो डायरेक्शन है उसको बदला, वो कैसे किया? नहीं, पहला विषय तो मैं ये कहूं कि पहले फेज में जो चुनाव था हमने सीटें कम लड़ी थी. तो जब आप सीटें कम लड़ते हो तो प्रतिशत भी उसी हिसाब से कम ज्यादा हो जाता है. दूसरा, पहले फेज में जो सीटें थी अगर आप लोकसभा में भी परिणाम देखेंगे तो उन सीटों पर जो जीत का अंतर था वो कम था. तीसरा, पहले फेज के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा जो झूठ फैलाया गया था वो झूठ का कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था. तो मुझे लगता है इन तीन कारणों से ही विषय का ज्यादा नुकसान हुआ. नहीं, लेकिन अमूमन इलेक्शंस में ऐसा होता नहीं है कि जब डायरेक्शन बनती है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा, अगर वेस्ट यूपी में एक डायरेक्शन बनी तो वही डायरेक्शन ईस्ट यूपी तक खींची चली आती है. चुनाव का जो पूरा डायरेक्शन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के लिए भरोसे का डायरेक्शन था. इस चुनाव का जो डायरेक्शन था वो विकास की निरंतरता का डायरेक्शन था. इस चुनाव में जो डायरेक्शन था वो आत्मनिर्भर बिहार की ओर डायरेक्शन था. डायरेक्शन क्लियर था, डायरेक्शन में कभी कंफ्यूजन नहीं रहा. कंफ्यूजन जो झूठ फैलाया गया था उसको लेकर के था और हम उससे निकल करके आ गए. ऐसा बहुत कहा जा रहा है कि बीजेपी को बीच में रियलाइज हुआ कि ये चिराग पासवान के रहने से बड़ा लॉस हो रहा है. उस वजह से फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद सारे बीजेपी लीडर, आप खुद आए, नड्डा जी आए, अमित शाह जी आए, सबने बोला कि नहीं, ये जो बदमाशी कर रहा है ये हम लोगों के कहने पे नहीं कर रहा, हम लोगों का इसके साथ कोई साइड शो नहीं. कोई था भी नहीं. भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के रूप में एक ईमानदारी के गठबंधन धर्म को लेकर के चलती है और इस देश में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेते हुए देश की राजनीति में निर्माण की भूमिका, गठबंधन राजनीति को आगे बढ़ाते हुए रीजनल एस्पिरेशन और नेशनल एम्बिशन. अभी जब हम लोकसभा में जीते थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के सभी दलों को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था भारत के आगे बढ़ने का अर्थ, उन्होंने कहा नारा, नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन. इसलिए अपने गठबंधन धर्म के प्रति हम हमेशा से ईमानदार रहते हैं. हमने उतनी ही ईमानदारी से पालन किया. हमारी कभी भी चुनाव में कोई बी टीम, सी टीम, डी टीम से लेके जेड तक कोई टीम नहीं थी. हमारी एक ही टीम थी और हम कहा भी करते थे कि भाजपा जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम, किसी को ना रहे भ्रम, बिहार के विकास का इसी में है दम. हमने हमेशा ये स्लोगन दिया है और इसी पे हम आगे चले. तो आज की तारीख में स्थिति क्या है? क्या चिराग पासवान अभी भी एनडीए का हिस्सा है? मैंने कल उनसे बातचीत की, उनके हिसाब से तो वो एनडीए के हिस्सा हैं. अब उन्होंने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, आपके अलायंस पार्टनर को चोट पहुंचाई, एनडीए को कुल मिला के जो टैली है उसके चक्कर में नीचे आई. क्या आज भी वो एनडीए का हिस्सा है? क्या अब कोई उनका नैतिक आधार बचा है? क्या जो आत्मनिर्भर बिहार के सपनों को गिराने का काम करे, जो एनडीए को हराने का काम करे, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भी हराने का काम करे और तेजस्वी यादव की सीट पर इसलिए उम्मीदवार लड़ाए कि वो वोट काटे ताकि तेजस्वी यादव जीत जाए? तो ये तो हमारा जो आरोप था कि उन्होंने एक वोट कटवा के रूप में काम किया है वो तो उनके आचरण से ही सिद्ध हो गया है. क्लियर जवाब नहीं मिला. आपने कहा नैतिक नहीं, क्लियरली बताइए. हमारे बिल्कुल एनडीए के हिस्सा नहीं है. वो नहीं है. चिराग पासवान को आपने एनडीए से विदा कर दिया जब उन्होंने बिल्कुल नहीं है. अब वो जो कहते हैं उनकी बात की विश्वसनीयता नहीं है.
कि आप एनडीए में, क्योंकि उन्होंने कहा कि रामदास अठावले भी तो लड़े थे बिहार में, वो भी एनडीए का हिस्सा है। मैं नहीं जानता, मैं उनकी बातों को कोई बहुत महत्व नहीं देता, क्योंकि मैं उनकी बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं मानता। इस चुनाव में हमने देखा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आपको वोट दिया। जो आंकड़े बता रहे थे कि युवाओं का रुझान तेजस्वी की तरफ था, उसको काटने में बड़ी मदद आपको महिलाओं से मिली। फर्स्ट फेज में पुरुषों ने महिलाओं से 1% ज्यादा वोट दिया, सेकेंड फेज आते आते वो 5% बढ़ा, थर्ड फेज आते आते 11% महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया और उसका एक बड़ा हिस्सा आपको पड़ा। किस हद तक महिलाओं का वोट आपके लिए गेम चेंजर रहा? देखिए, 2-3 विषय आप मान के चलिए। पहला विषय मैं ये कहूंगा कि भारत की आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार की ये जो 5 वर्षों की सरकार आई है, उसमें आर्थिक समावेशन, आर्थिक उत्थान और पहचान, तीनों विषयों में अभूतपूर्व कार्य हुए। आप देखिए, स्वास्थ्य की योजना हो, उज्ज्वला के गैस की योजना हो, गरीबों के जनधन खाते खोलने की योजना हो, बेटी बचाओ जैसा सरकार के द्वारा अभूतपूर्व कार्यक्रम हो, बाल पोषण का विषय हो, आशा वर्कर आंगनवाड़ी के आगे करके उनके वेतनमान को बढ़ाते हुए सुविधाएं देने का विषय हो, और जितना प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस सामाजिक उत्थान और जिसको कहते हैं इकोनॉमिक और सोशल इंक्लूजन के लिए काम का विजन और काम को आगे बढ़ाया है। मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के अकाउंट खुले हों, उज्ज्वला कनेक्शन आया हो, सामाजिक सुरक्षा योजना आई हो। आपको ये जानकारी पता भी करनी चाहिए, और ये सच है, मुद्रा योजना का 70% से ज्यादा लोन महिलाओं को है। और बिहार में भी, बिहार जैसे राज्य में 15 वर्षों की सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा, 50% महिलाओं का पंचायती राज में रिजर्वेशन दिया, उसमें भी अति पिछड़ा समाज को रिजर्वेशन दिया। तो राजनीति केवल नारों से नहीं चल रही, राजनीति सोशल इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट से चल रही है, पार्टिसिपेशन से चल रही है, रिप्रेजेंटेशन से चल रही है। साधारण तौर पे धारणा रहती है भूपेंद्र जी की जो पुरुष हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, वो तय करेंगे कि परिवार का वोट कहां पड़ेगा, जो मैन ऑफ द हाउस है वो फैसला करता है। लेकिन ये चुनाव दिखाता है कि ग्रामीण इलाकों में भी ये जो सोच है ये पुरानी पड़ चुकी, महिला अपने हिसाब से वोट दे रही। क्या है राहुल जी, आप लोग बहुत अंग्रेजी तरीके से भारत को देखते हैं। अच्छा, वो कैसे? भारत के संयुक्त परिवारों में दादी, चाची, बुआ की भी एक भूमिका होती है। हमारे परिवार प्रथा में जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। आर्थिक विषयों की निर्भरता के कारण कई विषयों को हम लोकतंत्र में स्थान नहीं देते हैं। जब हम स्वावलंबी समाज बनाना चाहते हैं, आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक उत्थान और भागीदारी, अगर तीनों पैमानों पे देखोगे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और लोकतंत्र में भागीदारी, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार सरकार में भी इन विषयों पे अभूतपूर्व कार्य। सबसे बड़ी बात है, महिलाएं समाज में सुरक्षित समाज के वातावरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। एक 15 साल का जो राज बिहार में लोगों ने देखा था, समाज में हिंसा, समाज में असुरक्षा, समाज में गुंडाराज, इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो महिला पे ही पड़ता है। इसलिए सुरक्षित समाज। और देखिए, 15 साल पहले जब चुनाव होता था तो बिहार में एक चुनाव में 300-400 लोग मरा करते थे। 2019 का भी चुनाव हुआ, 2020 का भी चुनाव हुआ, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। बैलेट लूटना, ये सब, मतलब बिहार में 15 साल में शांति और लोकतंत्र को हमने आगे बढ़ाया है। और कल प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है कि राजनीति में हिंसा नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बंगाल से ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन बिहार इस मामले में एनडीए के शासनकाल में एक उपलब्धि भरा शासन रहा है, जिसके लिए भी महिलाओं ने वोट दिया है। आपने कहा कि हमारी कोई बी और सी टीम नहीं। चुनाव में आरोप लगा चिराग बी टीम थी, आपने कहा अब तो वो बाहर हो गए एनडीए से, और असुद्दीन ओवैसी आपकी सी टीम थी। और सी टीम के रहने के चलते 5 सीटें एआईएमआईएम जीता और 1 सीट पे उसने वोट काट के एनडीए के कैंडिडेट को जीत पहुंचाई। ओवैसी से जब कहा जाता है कि बीजेपी से आपकी साठगांठ है, वो कहते हैं मेरा हक है लड़ना। असुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम वोट को स्प्लिट करती है और आपको फायदा पहुंचाती?
नहीं, ये आपका आरोप ही गलत है। पहले तो आप मुझे प्रमाणित करो हमारी सी टीम कहां से नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि ऐसा आरोप लगता है, ये तो कोई गारंटी नहीं है। आप ऐसे पत्रकार के नाते ये कैसे कह सकते हैं? उनकी विचारधारा हमसे अलग है, उनका दर्शन हमसे अलग है, उनकी पार्टी के जो ध्रुवीकरण है उसके हम सबसे बड़े विरोधी हैं। हम देश में एक मानवतावादी राजनीति की स्थापना के लिए लगे हुए हैं। ये फायदा कैसे होता है मैं बताता हूँ। जितना वो बढ़ेंगे उतना मुस्लिम वोट स्प्लिट होगा, उतना आपका वोट कंसोलिडेट होगा, तो चुनावी नजरिए से तो फायदा आप ही को होता है। ये आपके देखने का दृष्टिकोण है। हम चुनाव में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर के चलते हैं। हम राजनीति कभी छोटे मूल्यों पे नहीं करते हैं। हमारी राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता सबको दिखती है और हम अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। और बिहार में आज अगर हम आपको यही सबसे बड़ा आपके देखो आपके बात और कितना अंतर है। हम टोटल सीटें जीते हैं 125, आप कह रहे हो एक सीट उनकी मदद से जीते, तो 124 सीटें कहां से जीते? नहीं, 5 सीटें 124 सीटें हम कहां से जीते? हम 124 सीटें तो हम अपने लिए जीते ना। तो 124:1 आपकी बात को, आपके फैक्ट को आप खुद ही खत्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार के, पर ये तो आप ऐसे बोल रहे हैं, पर फैक्ट तो ये ना कि सीमांचल के इलाके में उनके 19 कैंडिडेट्स की वजह से मुस्लिम वोट तो स्प्लिट हुआ ही। जितना आपके अपोनेंट का वोट स्प्लिट होगा, आपका वोट एक लामबंद होगा, उतना आपको फायदा मिलेगा। ये तो हकीकत है। 2005, 2010, 15 में तो हम जदयू के साथ नहीं लड़े थे। 2005, 2010 और 2020 के चुनाव के आंकड़े देख लीजिए। भाजपा और जदयू की ताकत सीमांचल में बहुत बड़ी है। क्योंकि शायद आपको सीमांचल के सामाजिक समीकरणों का इतना ध्यान नहीं है। मेरे पास है, मैं पूरी तैयारी करके आऊँ। 2010 में आपको फेज 3 में 33 सीटें आई थी, 2015 में आपकी फेज 3 की 20 सीटें आई थी, इस दफा आपकी 30 सीटें आई हैं फेज 3 में। तो हमारी जो सीटें थी 10 में, वही सीटें 15 में कहां से आती? 15 में तो हम साथ लड़े ही नहीं थे। तो 10 और 20 का एक ही आया है, तब तो मेरी बात सही हुई है। आपके आंकड़े बता रहे कि मेरी बात सही है। और मैं आपको सीटें बता रहा हूं। भाजपा जदयू की जब ताकत मिलती है तो कोड़ा की सीट, बल्कि कुछ सीटें हम हारे हैं। हम हिंदू जो वोट वहां पर है सामाजिक समीकरण में, उसके कारण हारे हम। हमारी वही सीटें जो 2010 में थी। दोनों पार्टियों का सामाजिक समीकरण ऐसा है। जो आपकी बात भी सही सिद्ध हो रही है, मैं जो कह रहा हूं वही आप कह रहे हैं। तो सीमांचल में तो बल्कि हमें नुकसान ही हुआ है, हम तो और सीटें जीतते। अब क्या आप, ये बात हो रही है कि ओवैसी इसके बाद बंगाल जाएंगे, और जो उन्होंने बिहार में किया, सीमांचल के इलाके में, उससे पहले महाराष्ट्र में किया, हो सकता है कि वो बंगाल में करे, उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में। कौन कहां जाए हमारे लिए महत्व नहीं है। देश की गरीब जनता का कल्याण, उसका विश्वास जीतना, गवर्नेंस का मॉडल देना, सामाजिक सुरक्षा के आधार पे, गवर्नेंस के मॉडल के आधार पे राजनीति करके भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना, ये हमारा काम है। और हम अपने मिशन को, अपने एजेंडे को सकारात्मक तरीके से लेके चलते हैं। जो परिस्थितियां थी इस बार के चुनाव में, जहां पर एक महामारी भी थी, पैंडेमिक था, आर्थिक तंगी भी थी। पहली बार आरबीआई कह रहा है कि जब से 96 से जीडीपी के क्वार्टरली आंकड़े आ रहे हैं, हम लोग रिसेशन में गए हैं। माइग्रेशन भी था, 30 लाख लोग बिहार वापस आए। एंटी इनकम्बेंसी भी थी 15 साल की। मतलब जितनी भी चीजें खिलाफ में जा सकती हैं वो सारी आपके खिलाफ में थी, ऑपोजिशन के अलावा। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की एफर्ट की वजह से बिहार में आपकी जीत होती है। क्या दर्शाता है ये? मतलब इससे ज्यादा चीजें तो कभी खिलाफ हो ही नहीं सकती आपकी। नहीं, पहला विषय तो मैं आपसे अब भी आपको ये कहना चाहता हूं कि माइग्रेंट लेबर जो पहुंचे बिहार, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1500 से ज्यादा ट्रेनों के माध्यम से पहुंचे। बिहार सरकार ने 4,500 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर बनाए। 18 लाख माइग्रेंट लेबर को सहायता पहुंचाई गई। गरीब व्यक्ति को छठ तक का राशन उपलब्ध कराया गया। 2 कोविड अस्पताल बनाए गए और लोगों का एक व्यापक स्तर पर टेस्टिंग कराया गया। तो चिकित्सकीय दृष्टि से हो, माइग्रेंट लेबर की सहायता की दृष्टि से हो, लोगों को उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से हो, सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए। दूसरा, आपको एक और ध्यान होगा, इसी बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खगड़िया जिले के बेलदौर में माइग्रेंट लेबर के लिए एक जो सेकंड आत्मनिर्भर भारत योजना में कार्य आया था, उस कार्य को देने का काम किया। एक लंबे समय के बाद
केंद्र सरकार ने पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन, लेजिस्लेशन लेवल पर अमेंडमेंट, कार्य को कुशलता देना, ट्रांसपेरेंसी से लोगों तक साधन पहुंचाना और गरीब कल्याण को प्राथमिकता बनाते हुए आकांक्षी भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है, उसका परिणाम है कि लोगों ने उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर बिहार के साथ भारत के साथ आत्मनिर्भर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम पार्टी के गठबंधन में जो विश्वास व्यक्त किया, वो इसी कारण विश्वास किया है। बिहार में जो नतीजे आए हैं, आपके पास 74 हैं, जेडीयू के पास 43। सीट का डायनामिक चेंज होने से गवर्नेंस का डायनामिक कैसे चेंज होगा? क्योंकि जब वो बड़ा भाई है, आप छोटा भाई है, तब एक तरीके से गाड़ी चलती है। जब आप बड़े भाई हैं और वो अब बहुत छोटा भाई है, तो उस स्थिति के बदलने से जो सरकार का फॉर्मेशन है, कैबिनेट में मिनिस्टर्स का एलोकेशन है, वो कैसे चेंज हो? ऐसा है कि पहली बात तो मैं बड़ा भाई छोटे भाई की थ्योरी को नहीं मानता हूं। हम सब भाई भाई हैं। जो बात होती है वो म्यूचुअली तय होती है। तो ये विषय तो कोई मेरे क्षेत्राधिकार का है नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। तो मैं इस प्रश्न, जब मेरे स्कोप का नहीं है तो मैं जवाब भी नहीं। पर ऐसी चर्चा हो रही कि इस बार बीजेपी को एक्स्ट्रा कैबिनेट बर्थ्स मिलेंगे क्योंकि आपकी ज्यादा सीटें आई, जो कि लाजमी थी। जो होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जो बिहार की सरकार आएगी वो तय करेगी। मैं आपको संगठन के स्तर पे, वैचारिक स्तर पे जो प्रश्न पूछेंगे उनके जवाब दे सकता हूं। आप भी जानते हैं कि बीजेपी में एक तबका ऐसा है, और इस चुनाव में हमने देखा कि करीब 55% बीजेपी के वोटर्स ऐसे थे जो मानते थे नीतीश कुमार को अपना लीडर। बाकी जो वोटर्स हैं उनको लगा कि बीजेपी को अपना लीडर पेश करना चाहिए। तो आपको भी फीडबैक खूब बीजेपी के वर्कर्स से, वोटर से और वहां के जो स्थानीय लीडर हैं उनसे भी मिला होगा। तो अब कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये होगा कि हम लोग बार बार क्यों नीतीश जी को, मेहनत हम करते हैं, लेके आते हैं, हमारी सीटें ज्यादा है और हम नीतीश जी को सीएम बनाए। किसका सर्वे? ये CSDS का प्री पोल सर्वे, जिसमें कहा था कि 120 सारे एग्जिट पोल गलत सिद्ध हो गए। प्री पोल सर्वे की वो तो सही निकला, इसी को मैंने उसी को कोट किया, उसके आंकड़े सही नहीं। अब आप 3 सर्वे लेके चलोगे, कहोगे ये सही है, ये गलत है, आपका सर्वे है। हमारी पार्टी में कोई ऐसा विषय नहीं है। ये तो है, आप ऐसे डिनाई कर रहे हैं। तो सर आप कहीं पे भी चलिए, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं बिहार में, कईयों के बीच में ये सोच तो है ही। आपसे ज्यादा तो बीजेपी वर्कर मैं ही हूँ, मैं बीच में रहता हूँ। हमारा जो निर्णय केंद्र का है उसी को सब स्वीकार करते हैं। मैंने कभी ऐसा विषय नहीं देखा। एक कैंपेन के दौरान सवाल उठा कि 15 साल के बाद क्या अब नई ऊर्जा की जरूरत है, क्योंकि बार बार उठा कि नीतीश जी थक गए हैं, अब वो एनर्जी नहीं है जो कि 2005-2010 के टाइम पे थी। तो उस परसेप्शन को अब अगले 5 साल में, कि मतलब बिहार में जो अब तक आप लोगों ने काम किया उस पर एक बार फिर से मुहर लगी, आगे नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का क्या? निश्चित रूप से नई सरकार जो नई विश्वास जनादेश को लेकर के आई है और जिन आकांक्षाओं को लेकर के आई है उस पर पूरी मेहनत के साथ कार्य करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जैसे जैसे हिंदुस्तान में राइट मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे हमने देखा कि एक्सट्रीम लेफ्ट पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। बहुत कम सीटें आई, लेकिन 18 सीटें CPI-ML की भी आई। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 18 सीटें लेफ्ट की, इसमें से 13 CPI, 12 या 13 सीटें, 18 की, और बाकी CPI CPM मिला के 28 तो वो लड़ाई थे। उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी के ठीक बाद सबसे हाई स्ट्राइक रेट CPI-ML का है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी है, वहां पे जो उनका सबसे लेफ्ट विंग लड़ा है वो मजबूत हो रहा है। हालांकि यूके में चुनाव हारे, लेकिन जेम्स कॉर्बिन किस तरीके से मजबूत है हमने देखा। क्या आपको लगता है कि ये ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है, द इमर्जेंस ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट इन द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन? नहीं, मुझे कोई बहुत ग्लोबल ट्रेंड नजर नहीं आता है और उसके स्थानीय कारण है। एक बिहार का जो क्षेत्र विशेष है वहां पर उग्र वामपंथ जो है उनका एक नेटवर्क और काम है, और ये एक इतिहास रहा है कि बिहार में लंबे समय तक वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। उस वर्ग संघर्ष के इतिहास में भूमि और ग्राम में जमीन को लेकर के झगड़े एक्सट्रीम लेफ्ट के द्वारा करवाए जाते रहे हैं। और मेरा मानना है कि
ये एक ऐसी परिस्थिति आई है जिसपे हमें और सकारात्मक तरीके से लोगों का विश्वास लेते हुए वैचारिक लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना है, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि वामपंथ का जो वर्ग संघर्ष का जो थ्योरी है वो भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार और भारत की अंतरात्मा के अनुरूप नहीं है। वो थ्योरी भारतीय समाज के अनुरूप नहीं है। हमारा समाज एक इंक्लूसिव सोसाइटी है। हमारे समाज में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं उसकी संकल्पनाओं में हर व्यक्ति का कल्याण और विकास हो, उसमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, ये हमारे भारत की संकल्पना है। वामपंथ इससे मेल नहीं खाता है, इसलिए हम ज्यादा मजबूती के साथ इस वैचारिक लड़ाई को लड़ेंगे। बिहार का जो नतीजा आया उसका आपके हिसाब से बंगाल के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? बंगाल में तो पार्टी बहुत, कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैंने आपको बताया है कि बिहार में जिस प्रकार से 15 साल में हमने शांति और लोकतंत्र को साथ चलाया है, लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत किया है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बंगाल में वहां की टीएमसी पार्टी के द्वारा जो प्रायोजित राजनीतिक हिंसा है, उस राजनीतिक हिंसा से केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, बंगाल के जनमानस में भी एक भय और खौफ का वातावरण है। और ये लोकतंत्र में तो भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि जनता किसी के भी भय और खौफ से डर नहीं देती, ईमानदारी पूर्वक निर्णय देती है और वो निर्णय इस समय टीएमसी के खिलाफ आने वाला है। जहां तक वेस्ट बंगाल जैसे राज्य का सवाल है जो कि वामपंथ का कई दशकों से गढ़ रहा है, बीजेपी के लिए आइडियोलॉजिकली कितना अहम रहेगा पश्चिम बंगाल में टीएमसी को उखाड़ना? नहीं, निश्चित क्या ये आपकी सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाई? देखिए, बंगाल को आप एक उस लक्ष्य से भी देखें कि भारत के पुनर्जागरण में भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्यों का जो उद्भव हुआ था वो बंगाल से हुआ था। समाज सुधार के भी जो कार्यक्रम थे और वो भी बंगाल से ज्यादा हुए थे। ये जो नए भारत के निर्माण में हम जिसको भारत का पुनर्जागरण कहते हैं, उस सांस्कृतिक प्रवाह को बंगाल में किया था। बंगाल का एक बहुत गौरवशाली पक्ष है जिससे हम सब लोग प्रभावित रहते हैं और मुझे लगता है कि बंगाल के उस गौरव के लिए भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है उसमें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। आखिर में अगर हम बाइपोल के नतीजों को जोड़ते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, साथ ही साथ बिहार में जो असेंबली रिजल्ट आते हैं, उसमें आपके हिसाब से लार्जर पैन इंडिया तस्वीर क्या उभरती है? एक अच्छा और संतोष का विषय है कि एक केंद्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में गवर्नेंस को मुख्य मुद्दा बनाया है और हमारा मानना है कि लोकतंत्र में गवर्नेंस अगर मुख्य मुद्दा बनता है तो लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई के लिए कल्याणकारी काम सरकार करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक राजनीतिक मिशन भी है, एक संकल्प भी है। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक मिशन भी है। भारतीय जनता पार्टी जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि केवल संघ बढ़ाने के लिए और मजबूती से पार्टी अपना सभी क्षेत्रों में विस्तार करेगी। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अच्छे युवाओं को भी आह्वान किया था कि अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक संगठन से जुड़ करके लोकतंत्र को मजबूत करे तो पार्टी उन विषयों को आगे बढ़ाएगी। पर युवाओं का जो रोमांच बना आरजेडी की तरफ इस चुनाव में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा फैक्टर बना, उसको एड्रेस आप किस तरीके से करते हैं? कितने कंसर्न हैं आप? तो आप युवाओं में केवल लड़कों को ही देखते हैं, लड़कियों को तो नहीं देखते हैं। रैली में कम आती है, दिखती नहीं, तो उनके वोट तो हमें ज्यादा आए हैं। सही बात है, सच्ची बात। फिर आप आधा क्यों देखते हैं? मैं तो दोनों देखता हूँ, लड़के मैटर नहीं करते। अच्छा ठीक है, जिन्होंने वोट दिया, आपका प्रश्न ही ऐसा है। अरे वो अगर आप केवल युवा लड़के नहीं होते, समाज को भागीदारी का बनाना है तो लड़कियों की भी आवाज सुननी पड़ेगी। तो उनका तो वोट हमें आया, उनका जिनका नहीं आया उनको वापस आने के लिए क्या करेंगे वो पूछो। उनमें भी मेजोरिटी हमें ही आई है। मेजोरिटी टूटा तो है वोट, ऐसा नहीं है ना, मेजोरिटी हमें ही आई है और इसलिए तो हमको मेजोरिटी मिली है। ये नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग नौकरी को लेकर जो यंग हैं, जो परेशान है क्योंकि तमाम शहरों में काम कर रहे थे, वापस आना पड़ा, वो एक सीरियस कंसर्न है। उस कंसर्न को उसको मानते हैं, इसलिए हमने जो 19 लाख रोजगार का वादा भी किया है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, आईटी सेक्टर के माध्यम से, मेडिकल की संभावनाओं के माध्यम से, शिक्षा के अवसरों के माध्यम से, खेल विश्वविद्यालय जैसी चीजों को स्थापना करने के माध्यम से जो हमने अपने संकल्प पत्र में विषय दिए हैं वो बहुत सोच समझ के विचार विमर्श करके किए हैं, उसको हम पूरा करने का कार्य करेंगे।
भूपेंद्र यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपने वक्त निकाला इसके लिए थैंक यू। थैंक यू राहुल जी। Thank you. और आपके माध्यम से मैं आज तक के सभी लोगों को अच्छी दीपावली के लिए शुभकामनाएं देता हूं, विशेष रूप से लोकल से वोकल के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।